तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का आपका जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है, जिसका कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी में बोले तो भूगोल। इसका हम लोग एक सैंपल पेपर कह लीजिए, प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए, देखने वाले हैं। आपको तो पता ही होगा बच्चों, 18 मई 2022 को, जी हाँ बच्चों, 18 मई 2022 को आपका जो भूगोल सब्जेक्ट है, यानी कि जियोग्राफी जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, इसका आपका पेपर होने वाला है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो है सो कि कह सकते हैं पेपर होने वाला है, जो अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने आपका प्रैक्टिस पेपर 1 जो है, यानी कि जो सैंपल पेपर 1 जिसको आप कह सकते हैं, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, करवा दिया है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये हमारा सैंपल पेपर 2 कह लीजिए या प्रैक्टिस पेपर 2 होने वाला है। ठीक है। और जितने भी हम लगभग 15 सैंपल पेपर आपको करवाएंगे, तो सारे सैंपल पेपर्स की वीडियो देख के जाइएगा। आपका जो पेपर होगा ना जियोग्राफी का, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप ये मान के चलिए ना कि 35 में से, मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको, 35 में से 35 भी आ सकता है अगर आप ये सारे पेपर देख के गए तो बच्चों। इसलिए जितने भी पेपर्स करवाए जा रहे हैं उन सभी पेपर्स को ध्यान से देखिए। और अगर ये वीडियोस हमारी पसंद आती है आपको, तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया कीजिए। ठीक है। अगर पेपर की बात करें तो ये रहा आपका जियोग्राफी का पेपर, जिसका कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं 029 है। ठीक है। ये जो पेपर होगा आपका, ये 2 घंटे का पेपर होगा। और ये पेपर होगा आपका 35 नंबर का। अधिकतम अंक यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 है। जो बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इसी पैटर्न में आएगा, इसी फॉर्मेट में आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सीरीज लिखी हुई रहेगी बच्चों। यहाँ पर आपका सेट लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि ये सेट 2 है पेपर का। यहाँ पर पेपर का जो कोड नंबर है वो लिखा हुआ रहेगा। रोल नंबर के लिए इस तरह से आपको सेक्शन दिया हुआ रहेगा। और उसके बाद जो परीक्षा के बारे में कुछ और बातें हैं, बेसिक बातें यहाँ पर लिखी हुई रहेंगी। नीचे चलते हैं तो यहाँ नोट करके बताया गया है कि ये जो पेपर है, इसके अंदर आपको 13 प्रिंटेड पेजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रिंटेड पेजेस यानी कि छपे हुए पेज कितने देखने को मिलेंगे, 13 देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ एक मानचित्र बोले तो एक मैप वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस पेपर के अंदर। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो बताई गई हैं। नीचे चलते हैं तो नीचे देखिए क्या बताया गया है कि इस पेपर के अंदर आपको टोटल 10 प्रश्न यानी कि 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जियोग्राफी का जो पेपर होगा उसके अंदर 10 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वही बेसिक बात बताया है कि 15 मिनट का टाइम अलाउ किया जाएगा आपको पढ़ने के लिए। ये सब मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है। पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। यहाँ पर सामान्य निर्देश आप देख सकते हैं, ये रहा सामान्य निर्देश। हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ लीजिए। मैं आपको इंग्लिश में एक बारी पढ़ के और बताता हूँ, हिंदी में भी बताऊंगा। समझिए, इंग्लिश वाला वर्जन थोड़ा इजी लग जाता है। सामान्य निर्देश की अगर बात करें इंग्लिश में, इसको हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे ये पेपर है ना, ये 5 सेक्शन के अंदर बटा हुआ होगा। कितने सेक्शन में? 5 सेक्शन में। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई, टोटल 5 सेक्शंस होंगे। समझ रहे हो? बहुत आपको ज्यादा लग रहा होगा कि सर 5 सेक्शन तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है। आप बिल्कुल मान के चलिए इजी आएगा आपका पेपर। ठीक है। उसके बाद देखिए बताया गया है सेक्शन ए जो है आपका, इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है ये सेक्शन ए के अंदर आएगा। और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि बहुत छोटे आंसर देने होंगे इसके अंदर। लाइक 2-2 नंबर के इसके अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के। ठीक है। और कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए में आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अथवा वाला लगा करके। ठीक है। एक अथवा वाला क्वेश्चन है इसमें, चॉइस वाला। तो 4 में से कोई 3 करना है। उसके बाद सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपका जो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4th क्वेश्चन, ये सिर्फ एक क्वेश्चन सेक्शन बी कवर हो जाएगा हमारा। ये जो क्वेश्चन होगा ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यानी कि स्रोत आधारित क्वेश्चन होगा हमारा। उसके बाद देखिए क्या बताया गया है कि सेक्शन सी जो होने वाला है, इसके अंदर पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये दोनों मिलाकर के सेक्शन सी बनते हैं। और ये होने वाले हैं शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन मतलब इसके अंदर आपसे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसके अंदर पूछा जाएगा। ये सेक्शन आपका जो बी है, इसमें भी एक क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर का होगा। सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये 2-2 नंबर वाले पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा सेक्शन डी होगा।
इस सेक्शन डी के अंदर कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 9 तक जो है ये सेक्शन डी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये पूछे जाएंगे लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस। और लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस बोले तो आपका 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है वो सेक्शन डी के अंदर आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आगे चले तो हमारा आ जाता है सेक्शन ई, जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन होगा, 10वां क्वेश्चन, जो कि मैप पे आधारित होगा। और इसमें एक एक नंबर वाले आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 5 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन होगा, 10वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस बनता है। आई होप कि आपको अपना जो पेपर का जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो समझ में आ गया होगा, सामान्य निर्देश। अगर आपको सामान्य निर्देश समझ में आ जाता है पेपर का, तो पेपर का पूरा एक मोटा मोटा कह सकते हैं ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में छप जाता है, फॉर्मेट छप जाता है कि पेपर देना कैसे है और कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोग बढ़ चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो देखिए हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए, जिसको हिंदी में आप खंड ए भी बोलते हैं बच्चों। इस सेक्शन के अंदर बच्चों आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके। यहाँ पर एक चीज और देखिए बच्चों, शुरू में ही यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि 2 गुने 3 बराबर में 6 मार्क्स, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल अगर आप 3 क्वेश्चन अच्छे से करते हैं तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ, 2 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि पारंपरिक बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जो हमारा एक्सप्लेन करना है आपको, जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ना, उनके जो विशेषताएं हैं तो उनके बारे में आपको बताना है। वही पारंपरिक जो हमारे बड़े पैमाने के जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। अब देखिए आप बोलेंगे सर बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र कौन से होते हैं, तो जैसे ये एक क्षेत्र मान लीजिए, ये इस क्षेत्र में उद्योग बहुत है, क्या है, उद्योग जो है आपका बहुत है, ठीक है। अब उद्योग ज्यादा है तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आबादी बढ़ेगी, क्या होगी, आबादी जो है सो की बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए जब आबादी बढ़ेगी आपका, ठीक है, एक क्षेत्र में क्या होता है जब आबादी बढ़ जाता है आपका, तो वहां पर कई प्रकार की समस्याएं आने लग जाती है, प्रदूषण होने लग जाता है, ठीक है, और भी बेरोजगारी छाने लग जाती है, रोजगार भी कम हो जाता है, वेतन कम मिलने लगता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम आने लग जाती है, भूमि कम पड़ने लगती है, ठीक है। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे यहाँ पर लोग आते हैं रोजगार की तलाश में, ठीक है, लेकिन वास्तव में उतना रोजगार नहीं है जितने लोग यहाँ पर आकर के बस गए हैं, आप ये मान सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक जो हमारा बड़े पैमाने का बच्चों जो औद्योगिक क्षेत्र होता है ना, उसकी कई सारी विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया, अब एक बारी अच्छे से समझते हैं जो इसका आंसर दिया हुआ है। तो देखिए पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों को पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो कैसे पहचाना जा सकता है, विनिर्माण उद्योग में रोजगार का उच्च अनुपात होता है, यहाँ पर रोजगार बहुत मिलता है, जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह होती है, इस तरह से क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर रोजगार का एक अनुपात जो होता है ना ज्यादा होता है। उच्च घनत्व वाले आवास देखने को मिलेंगे, यानी कि आपका ये आवास है, मान लीजिए ये घर है, तो इसमें ये जो डॉट डॉट मैं बना रहा हूँ ये मान लीजिए लोग है या फिर घर कह लीजिए, या आप ऐसा समझ सकते हैं ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये जो मैं बना रहा हूँ ये घर है, ठीक है। ये कौन से क्षेत्र के घर है, जहां पर आपको पारंपरिक बड़े पैमाने के उद्योग देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वहां पर सोचिए इतने से क्षेत्र में इतने सारे घर है। वहीं एक गांव है, गांव में इतना बड़ा क्षेत्र है, तो इतने बड़े क्षेत्र में पता है कितने घर देखने को मिलेंगे, मुश्किल से आपको इतने सारे घर देखने को मिलेंगे, बस बहुत है, समझ रहे हैं ना। इतना फर्क आ जाता है कि एक जो हमारा बड़े पैमाने के जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उसमें इतने ही क्षेत्र में इतने सारे घर हमारे बन गए, इतने सारे घर बन गए। और एक जो गांव है, गांव में इतने ही घर हमारे रहे टोटल, यानी कि गांव में कम आपको लोग देखने को मिलेंगे, जमीनें ज्यादा होती है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के अंदर घनत्व जो है सो कि उच्च घनत्व वाले आवास देखने को मिलते हैं, यानी कि घर बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ज्यादा घनत्व होगा, घरों का घनत्व ज्यादा होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा मकान बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। और अक्सर बताया गया है कि निम्न प्रकार के और खराब सेवाएं होती हैं। अब जाहिर सी बात है इतने सारे घर है, यहाँ पर इतनी सारा घनत्व है, आबादी इतनी है, तो सेवाएं तो खराब होंगी होंगी। साथ साथ बताया गया है कि अनाकर्षक वातावरण देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ का जो वातावरण होता है ना वो भी साफ नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं प्रदूषण देखने को मिलेगा, कचरे का ढेर देखने को मिलेगा आदि। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है जो पारंपरिक बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र होते हैं ना उसके अंदर, ठीक है। जैसे दिल्ली में देखेंगे तो कचरे का ढेर आपको देखने को मिलेगा, भलसवा डेयरी, ठीक है। इधर आप चले जाइए, यहाँ पर जो आता है आपका
बहुत सारी जगह है, 2-3 जगह आपको कचरे के ढेर देखने को मिलेंगे। प्रदूषण का तो नाम ही मत लीजिए, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें से आप समझ सकते हैं। आगे है, फैक्ट्रियों के बंद होने से बेरोजगारी जो है सो कि आपको देखने को मिलती है, और उत्प्रवास और परित्यक्त भूमि क्षेत्रों की समस्याएं देखने को मिलती है, यानी कि पर्याप्त भूमि क्षेत्रों की समस्या। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये फैक्ट्रियां बंद होती हैं, ये बड़े पैमाने के उद्योग जो है बंद होते हैं, तो क्या हो जाता है, लोग अब यहाँ से जाना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पलायन होने लगता है उनका। जैसे ही उनका पलायन होने लगेगा तो क्या होगा, वहां पर जो भूमि थी आपकी, उसका कोई खास काम बचेगा नहीं। तो वहां पर बहुत सारी चीजें जो है कि समस्याएं आने लग जाती हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि तृतीय क्रियाकलापों को परिभाषित कीजिए। डिफाइन ट्राइटरी एक्टिविटीज, ठीक है, तृतीय एक्टिविटीज जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना है। तो देखिए तृतीय गतिविधियों में मूर्त वस्तुओं के उत्पाद के बजाय सेवाओं का वाणिज्यिक उत्पाद शामिल होता है, यानी कि इसमें वस्तुएं नहीं आती है। तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आपका सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर का एक अहम रोल देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे प्लम्बर अपनी सेवा प्रोवाइड करवाता है। आपका नल खराब हो गया, वो अपनी सर्विस देके उसको ठीक कर देगा। आपका पानी नहीं आ रहा है, वो इसको ठीक कर देगा। इलेक्ट्रिशियन आपके बिजली से संबंधित कोई समस्या है, उसको ठीक कर देगा। तकनीशियन, लॉन्ड्रर जो होता है, नाई होता है, दुकानदार होता है, ड्राइवर होता है, कैशियर, शिक्षक, डॉक्टर। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, तो मैं अभी अपनी एक सेवा आपको प्रदान कर रहा हूं, तो मैं किसके अंदर कंसीडर किया जाऊंगा, तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, मैं कोई वस्तु नहीं बेच रहा हूं, मैं अपनी एक सेवा दे रहा हूं आपको, और आप सेवा ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आऊंगा। तो इस तरह से, तो इसके अंदर आप अगर आपसे तृतीय क्रियाकलाप पूछ लेगा तो आप बताएंगे तृतीय क्रियाकलाप जो होता है या तृतीय गतिविधि जो होती है, उसके अंदर मूर्त वस्तुओं के उत्पाद नहीं होता है, उसके बजाय सेवाओं का वाणिज्यिक उत्पाद शामिल होता है। ये इसकी डेफिनेशन रहेगी, ठीक है। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कि खुदरा व्यापार और थोक व्यापार में अंतर आपको स्पष्ट करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे समझिए, देखिए खुदरा व्यापार क्या होता है, मैं 2 भागों में बांट के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले तो इन सबको हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले समझाता हूँ खुदरा व्यापार क्या होता है। मान लीजिए ये खुदरा जो व्यापार है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी हम लोग क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, दुकान पे गए, ठीक है, दुकान पे गए और हमने दूध खरीदा। क्या खरीदा, दूध खरीदा। दूध हमने कितना ले लिया, 1 किलो ले लेंगे या 2 किलो ले लेंगे या 3 किलो ले लेंगे अपने लिए पर्सनल यूज के लिए। तो दुकानदार से हमने खुदरा चीजें खरीदी, मतलब ज्यादा थोक में नहीं खरीदा। अब वही चीज है यहाँ पर थोक व्यापार। अब बोलेंगे सर थोक व्यापार क्या होता है, थोक व्यापार में अब दुकानदार जो ला रहा है वो तो हम सब के लिए ला रहा है, लेकिन दुकानदार को एक तरह से थोक में चाहिए। तो हम जो 1-2 किलो दूध ले रहे थे ना, वो सीधा बोलेगा भाई मेरे को 100 केजी जो है 100 किलो दूध दे दे, मेरे को कस्टमर्स को बेचना है। तो वो थोक में ले रहा है सामान, समझ रहे हैं ना आप। तो ये थोक व्यापार हो गया। और खुदरा में हम लोग जो कस्टमर्स लेते हैं वो खुदरा व्यापार के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसका आंसर यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा कि उपभोक्ताओं को सीधे माल की बिक्री से संबंधित जो व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं वो खुदरा व्यापार के रूप में जानी जाती हैं। यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, हम लोग है कंज्यूमर, हमें डायरेक्ट माल बेचा जाता है। तो ऐसी जो व्यावसायिक गतिविधियां होती है, ठीक है, तो ऐसी जो ट्रेडिंग वाली चीजें होती हैं उसके अंतर्गत ये किसके अंतर्गत आता है, आपका खुदरा व्यापार के अंतर्गत आता है। और जबकि जो थोक व्यापार होता है ना बच्चों, आपका थोक व्यापार के अंदर कई मध्यस्थ व्यापारियों के माध्यम से थोक व्यापार का गठन करता है, यानी कि इसमें मध्यस्थता की भूमिका कई लोग निभाते हैं और इसमें चीजों को बहुत बड़े स्तर पे खरीदा या बेचा जाता है। तो ये हमारा थोक व्यापार के अंतर्गत आएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला क्वेश्चन समझिए क्या है आपका, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन जो है ना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट,
यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है बच्चों आपका, उसमें जो आपका एरोप्लेन से जो ट्रेड होता है या सामानें आती हैं जाती हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है एक तरह से कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं वायु परिवहन जो है हमारा, वायु परिवहन में वही आ जाएगा बेसिकली, आपका कौन सा आ जाएगा, वायु परिवहन के अंतर्गत एरोप्लेन वगैरह आ जाएगा, ठीक है, या आपका हेलीकॉप्टर, जो चीजें होती हैं, तो ये एक अहम रोल निभाता है वायु परिवहन, किसके अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर, यानी कि अगर आपको दूसरे देशों से कोई सामान खरीदना है तो उसके अंतर्गत ये एक अहम रोल निभाता है। क्यों, तो समझते हैं बच्चों। देखिए, वायु परिवहन एक तीव्रतम साधन है, इसके कारण आज विश्व का कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। यानी कि आज के टाइम पे अगर आपको कोई से भी स्थान पे जाना है, कितनी भी दूरी पे, यहाँ भारत है, ठीक है, और अमेरिका हमसे बहुत दूर है, और यहाँ मान लीजिए अमेरिका है, तो मैक्सिमम आपको जाने में जो टाइम लगेगा ना, ये 35 घंटे लगेगा। 35 घंटों से जो है सो कि आपको ज़्यादा नहीं लगेगा वायु परिवहन का, अगर आप जो है सो कि इस्तेमाल करते हैं तो। तो एक ये खासियत इसकी बता दिया कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी स्थान पर हम लोग 35 घंटों के अंतर्गत पहुंच सकते हैं, और इसके द्वारा मूल्यवान वस्तुओं, जीवन रक्षक दवाओं को कह सकते हैं तीव्रता से कम समय में गंतव्य स्थान पे पहुंचाया जा सकता है। यानी कि वायु परिवहन के जरिए क्या होता है कि कोई भी मूल्यवान वस्तु, बहुत कीमती चीज है, हीरे जवाहरात है या जीवन रक्षक दवाएं हैं, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन है, मान लीजिए बहुत जल्दी पहुंचाना है, तो भाई वायु परिवहन यानी कि एरोप्लेन वगैरह में लोड करेंगे, फटाक से उड़ के लेके चला जाएगा। ऊपर ट्रैफिक लगता नहीं है, फटाक से उड़ेगा, फटाक से पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इससे बहुत तीव्र गति मतलब तेजी से पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड बी भी कहते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका आएगा जो कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा, स्रोत आधारित प्रश्न। यहाँ पर देखिए बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कि दिए गए स्रोत को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, और वही आप अगर ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ये जो हमारा स्रोत है ये विनिर्माण उद्योग पे आधारित है। अगर आप इस स्रोत को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन आंसर्स पे चलूंगा ताकि हमारे जो वीडियो है ज्यादा लंबा ना बने, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों का प्रयास करना है आपको, यानी कि सारे क्वेश्चन करने मैंडेटरी है इसके अंदर। 4.1 में देखिए बोला गया है कि निर्माण शब्द से आप क्या समझते हैं, इंग्लिश है इसका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, हालांकि अब इसमें मशीनों से बने सामान भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उनका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा का सारा पैसेज में से आपका ये जो स्रोत आया ना उसके अंदर में से, ठीक है। तो आंसर ऐसे ही निकालना है आपको स्रोत में से, मैंने डायरेक्ट आपको लिख करके बता दिया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 4.2 में आपसे पूछ रहा है कि विनिर्माण में मूल्यवान यानी कि जो बहुत ज्यादा कीमती वस्तुएं होती है शामिल है, ठीक है। ये कह सकते हैं मूल्यवर्धक कह सकता है। किसी एक उपयुक्त उदाहरण के द्वारा आपको ये चीज स्पष्ट करनी है। मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स वैल्यू एडिशन, एक्सप्लेन विथ एनी वन सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो आंसर इस तरह से लिखना है कि यह अनिवार्य रूप से एक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को उच्च मूल्य के तैयार माल में बदला जाता है या बदलना शामिल है। उदाहरण के लिए कच्चे कपास को अधिक मूल्यवान धागे बनाया जाता है, ठीक है, और फिर धागों से अधिक मूल्यवान कपड़े बनाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मतलब जो कच्चा माल होता है उसको मूल्यवान चीज में कन्वर्ट किया जाता है, यही हमारा विनिर्माण का मेन मकसद होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 4.3 में बोल रहा है कि 2 उद्योगों के नाम बताइए जो वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। तो पहला है मनोरंजन, ये हमें वस्तुओं के उत्पादन प्रदान नहीं करता है, और दूसरा है पर्यटन, ठीक है। ये क्या प्रदान करता है, अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सेक्शन सी से। अब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे सेक्शन सी, जिसको हिंदी में खंड सी भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर शॉर्ट आंसर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके। तो शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि लघु उत्तर आधारित प्रश्न होते हैं। इसके अंदर जो आपका एक क्वेश्चन होगा, टोटल आपको करने 2 क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी, इस तरह से समझिए इसको, यहाँ पर मैं थोड़ा गलत बोल गया था, आप दोबारा समझिए। करने 2 ही क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल आपका 6 नंबर का ये सेक्शन है हमारा, ठीक है।
तो समझते हैं इस सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि सड़क परिवहन दुनिया में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 उपयुक्त तर्कों के साथ जैसे कि आपको इस कथन का समर्थन करना है, यानी कि सड़क परिवहन यानी सड़क के रास्ते अगर हम लोग कुछ करते हैं बच्चों, तो वो सड़क परिवहन के अंतर्गत आता है। जो रोड पे आप ट्रक, बस, ट्रेन, गाड़ी, अपना बाइक वाइक चलाते हैं ना, तो सड़क परिवहन के ही आप एक पार्ट है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि सड़क परिवहन जो है ना, वो पूरी दुनिया में पर्यटन को भी बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण है और कह सकते हैं व्यापार को भी बहुत हद तक बढ़ाता है। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है, तो इंग्लिश में इस तरह से है कि रोड ट्रांसपोर्ट प्लेज अ विटल रोल इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड टूरिज्म इन द वर्ल्ड। ठीक है, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द 3 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इस तरह से है। तो यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए लिख रखा है कि परिवहन एक सेवा या सुविधा है जिसके द्वारा लोग सामग्री को, यानी कि परिवहन एक ऐसी चीज होती है ना जिससे लोग अपने सामान को और जो भी उनके पास निर्मित वस्तुएं हैं उनको भौतिक रूप से, यानी कि जिसको हम लोग छू सकते हैं, ऐसी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है, यह एक संगठित उद्योग है। ठीक है, ये क्या है? एक संगठित उद्योग होता है जो मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आधुनिक समाज को वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता के लिए त्वरित और कुशल परिवहन प्रणालियों की आवश्यकता है। इस जटिल प्रणाली में हर स्तर पर परिवहन द्वारा सामग्री के मूल्य में काफी वृद्धि होती है। यानी कि आज के टाइम पे जो परिवहन होता है ना, उसमें जो वस्तुएं होती है उसका मूल्य डिसाइड होता है परिवहन के आधार पे। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में 1 रुपया खर्चा आया तो आपको वो सामान 1.5 रुपया में मिलेगा। अगर लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में ही 2 रुपया का खर्चा आ गया तो जाहिर सी बात है वो चीज आपको 2.5 रुपये में मिलेगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास करके सड़क परिवहन। ठीक है, अगला है पर्यटन क्षेत्रों के खुलने से परिवहन सुविधाओं में सुधार हुआ है। बेहतर सड़क व्यवस्था के कारण क्या हुआ है? कार से यात्रा करना आसान हो गया है आज के टाइम पे। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है हमारा, इसी सेक्शन में से पूछा है। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है कि सैटेलाइट और कंप्यूटर ने लोगों के वर्तमान जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। 3 उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन की व्याख्या करनी है। सैटेलाइट एंड कंप्यूटर्स हैव ब्रॉट रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द प्रेजेंट लाइफ ऑफ द पीपल। इलेबरेट द स्टेटमेंट विथ 3 सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर ने, सैटेलाइट ने तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कंप्यूटर से, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो फोन से देख रहे हैं, और उस फोन में जो इंटरनेट आ रहा है कहीं ना कहीं वो आपके सैटेलाइट से आ रहा है। यानी कि जो आप उपग्रह देखते हैं, आप सुनते होंगे कि पृथ्वी के ऊपर उपग्रह है, उसमें से। ठीक है, तो बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज लाया है। कैसे लाया है उस चीज को समझते हैं। तो देखिए, उपग्रह कई तरह से मानव जीवन को छूते हैं। जब भी हम किसी मित्र को कॉल करने, एसएमएस भेजने या केबल टेलीविजन पर कोई लोकप्रिय कार्यक्रम देखने के लिए सेल फोन का उपयोग करते हैं ना, तो हम उपग्रह संचार का उपयोग करते हैं। यानी कि जब भी आप कॉल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैसेज भी भेज रहे हैं ना व्हाट्सएप पे, तो वो भी सैटेलाइट के थ्रू ही हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट या तो केबल के थ्रू ट्रांसफर होता है या तो आपका जो सैटेलाइट है उसके थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यही सब बातें यहाँ पर बता रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। और ये दूरी के संदर्भ में संचार की इकाई लागत और समय को अपरिवर्तनीय बना देती है। ठीक है, मतलब समय भी कम करती है, दूरी को भी कम करती है। आज टेलीविजन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी हम लोग जान सकते हैं, जान माल के नुकसान को बचाया जा सकता है। ये एक वरदान के समान है, क्योंकि अरबों लोग हर साल इंटरनेट का उपयोग करते हैं। आप भी यूज करके ये वीडियो देख रहे हैं इंटरनेट का ही उपयोग करके, इंटरनेट का ही उपयोग करके मैं ये वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो अरबों लोग हर साल इंटरनेट का उपयोग करते हैं। साइबर स्पेस, ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग और ई गवर्नेंस के माध्यम से मनुष्यों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्थान जो है उसका विस्तार देखने को मिला है। तो कई क्षेत्रों में हमें इंटरनेट देखने को मिला है। ई लर्निंग के थ्रू आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से फैक्स, टेलीविजन और रेडियो के साथ इंटरनेट अधिक से अधिक लोगों के लिए सुलभ होगा। ठीक है, हो गया है, आप ये कह सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि कैसे सैटेलाइट और कंप्यूटर ने लोगों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। 3 नंबर का ही क्वेश्चन था आपका। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन दे दिया है कि आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं
कि भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका और महत्व का मूल्यांकन करना है। इवेल्यूट द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के आर्थिक विकास में रोड का कितना इंपॉर्टेंस है, जो आप अपने घर से बाहर रोड देखते हैं, ठीक है, सड़क देखते हैं, तो देखिए भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, सॉरी माफी चाहूंगा, सड़क नेटवर्क है, ठीक है। रेल नेटवर्क भी बहुत तगड़ा है, जब पढ़ाऊंगा ना रेल नेटवर्क के बारे में तो बताऊंगा मैं आपको, इसी में है, मैं करवाऊंगा आपको, टेंशन ना लें। पहले यहाँ पे समझते हैं भारत में सड़क का जो मार्ग है ना, उसका महत्व समझिए। यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको कि भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, ठीक है, और अब तो हम अमेरिका को भी पछाड़ने वाले हैं। अब इसके सड़क के महत्व के बारे में समझिए कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर ये कैसे योगदान देता है बच्चों। तो पहला पॉइंट यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करता है, इसीलिए ग्रामीण भारत की उन्नति होती है। यानी कि गांव और शहरों को एक तरह से जोड़ता है, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट गांव का भी हो पाता है शहर के साथ साथ। शहर का तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, ठीक है, तो सड़क इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला है बंदरगाहों से उनके गंतव्य तक माल के परिवहन के दौरान बेहतर सड़क संपर्क होना बहुत जरूरी है, ताकि समय, ईंधन और पैसा बचाया जा सके, और इसीलिए अंतिम आर्थिक विकास होता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई सामान आप समुद्र के मार्ग से मंगा रहे हैं, तो भाई वो आपका जो समुद्र का पोर्ट है यहाँ पर, वहीं पे तो आके छोड़ेगा, वहां से जहां तक आपको लाना है उसके लिए तो आपको एक ट्रक या इस तरह से कोई गाड़ी चाहिए होगा जो सड़क के थ्रू आपके पास ला सके, ठीक है। तो आपके लिए वहां पर रोड एक अच्छा होना चाहिए। रोड अच्छा होगा तो ईंधन भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, पैसा भी बचेगा, और आपका भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़ेगी, ठीक है, उसमें भी इसका अहम योगदान देखने को मिलेगा। साथ साथ इसी के साथ साथ आगे बता रहा है आपको कि हर दूरस्थ क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के जो हमारे भाग है, पर्वतीय क्षेत्र आदि को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, ताकि उन लोगों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। आज के टाइम पे रेल नेटवर्क के साथ साथ रोड नेटवर्क जो है हमारा, वो बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र है जहां पर आतंकवाद जैसा मुद्दा रहता था, तो रोड नेटवर्क से अगर अच्छी तरीके से कनेक्ट हो गए, हमारे पूर्वोत्तर के राज्य कनेक्ट हो गए, पर्वतीय क्षेत्र के जैसे कि आपके आपके उत्तराखंड के राज्य हो गए, इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य रोड नेटवर्क से कनेक्ट हो गए, तो सबका विकास हो पाएगा और सभी मिल करके अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त प्रदर्शन करके लाएंगे, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था बूम 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाए, ठीक है। तो आई होप कितना समझ में आ गया होगा। 3 नंबर के लायक क्वेश्चन है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें दे रखी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जो आंसर होता है उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें बता रखी होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाओं की भी तेजी आएगी अगर हमारा ये सब चीज बढ़ेगा, तो आयात और निर्यात में सुधार होगा अगर रोड नेटवर्क अच्छा हुआ तो, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा में सुधार देखने को मिलेगा अगर हम लोग पूर्वोत्तर राज्य और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में इसमें सुधार करें, अगर रोड नेटवर्क और अच्छा कर ले तो इन सब में हमें चीजें अच्छी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप रोड नेटवर्क के महत्व के बारे में समझे भारत के अंतर्गत, और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी कहते हैं। इसके अंदर आपसे लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी में बोले तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये पूछे जाएंगे। टोटल आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। तीनों के अगर आपने सही उत्तर दे दिए तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है कि धातु यानी चतुर्थ सेवाएं कह सकते हैं और तृतीयक सेवाओं से किस प्रकार भिन्न होता है। सेवा क्षेत्र के 3 कारक बताइए। विकासशील और विकसित देशों में विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि जो विनिर्माण होता है क्षेत्र, इसकी तुलना में सेवा क्षेत्र जो है ना वो बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, सेवा देने वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर इस तरह से आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसका उत्तर आपको बताता हूँ, ये देखिए उत्तर इस तरह से है कि ऐसी गतिविधियां जिनमें अमृत, ठीक है, या अमूर्त कह सकते हैं, अमूर्त आउटपुट शामिल हो और सामग्री उत्पाद से अपेक्षाकृत जुड़ी हुई है, जैसे एक तकनीशियन या शिक्षक की सेवाओं को तृतीय गतिविधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी कि एक शिक्षक, जैसे कि मैं शिक्षक हूं तो मैं तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आऊंगा। उसी प्रकार से ज्ञान से संबंधित गतिविधियां जैसे शिक्षा, सूचना, अनुसंधान और विकास, और अधिक बौद्धिक गतिविधियां जहां प्रमुख कार्य विचारों और सोच
और शोध करना हो और विकसित कह सकते हैं करना है, चतुर्थक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो सारे चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाते हैं। विकसित और विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से आनुपातिक रूप से बढ़ी वृद्धि हुई है, मतलब बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। कई प्रकार की सेवाओं में कार्यस्थल पर साक्षरता और कंप्यूटर कौशल की मांग में वृद्धि हुई है, यानी कि कंप्यूटर के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी मांग में भी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से और कुछ कुछ बातें यहाँ पर बता रखा है कि समय के बढ़ते मूल्य ने अधिक घरेलू कार्यों को जन्म दिया है और घर के बाहर पूरा किया जा रहा है इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर और सारी बातें यहाँ पर बता रखा है, पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पर्यावरण के क्षरण के लिए किस प्रकार हानिकारक है, इसका हवाला देते हुए मूल्यांकन करें उपयुक्त कारण। यानी कि आप कह सकते हैं प्लास्टिक की थैलियां ना पर्यावरण के लिए किस प्रकार से हानिकारक है, हमें इसी क्वेश्चन का आंसर देना है। इंग्लिश में इस तरह से है कि हाउ इज द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इवोल्यूड बाय इट बाय सिटिंग सुटेबल रीजन। ठीक है, तो देखिए प्लास्टिक तो वैसे ही आप कह सकते हैं खराब चीज है। तो देखिए प्लास्टिक एक कह सकते हैं गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है और इसका उपयोग और उत्पादन न्यूनतम होना चाहिए। आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तक कह सकते हैं अंटार्कटिका तक प्लास्टिक का मलबा कह सकते हैं बिल्कुल हर जगह पाया जाता है, समुद्र में भी पाया जाता है। हमारे शहरों में सड़कों की नालियों को बंद कर देता है प्लास्टिक। यह कैंप ग्राउंड और राष्ट्रीय उद्यानों को फैलाता है। ठीक है, और यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट पर भी जमा हो रहा है प्लास्टिक। लेकिन अफवाह के लिए धन्यवाद, ये कुछ और लाइनें हैं इनको हटाइए। हमारे कचरे को सीधे जो है सो कि हम लोग क्या करते हैं, निकटतम जो नदी और झील होता है उसमें डंप कर देते हैं। हमारे शौक के लिए दुनिया के महासागरों में प्लास्टिक तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और प्लास्टिक जब बढ़ता है तो ये तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, इससे फूड चेन में भी दिक्कत आती है। ठीक है, मछलियां प्लास्टिक खाती हैं और उन मछलियों को हम लोग खाते हैं तो बहुत गंभीर बीमारियां होने का जैसे कि खतरा हमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। सेल फोन से लेकर साइकिल के हेलमेट जो है सो कि ना उसमें उसमें लेकर के बैग तक प्लास्टिक ने समाज को ऐसे तरीके से ढाल लिया है जिससे जीवन आसान और सुरक्षित हो गया है। लेकिन सिंथेटिक सामग्री ने पर्यावरण पर हानिकारक छाप भी छोड़ी है। ठीक है, प्लास्टिक ने बहुत हानिकारक छाप छोड़ी है, आप कह सकते हैं पर्यावरण के ऊपर। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि प्लास्टिक में मिलाए गए रसायन मानव शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इनमें से कुछ यौगिकों को हार्मोन को बदलने या अन्य संभावित मानव स्वास्थ्य प्रभाव के लिए पाया गया है। ठीक है, यानी कि प्लास्टिक कहीं ना कहीं मानव शरीर के लिए दिक्कत समस्या ही पैदा करता है। ठीक है, प्लास्टिक का मलबा रसायनों से युक्त और अक्सर समुद्री जानवरों द्वारा निगला जाने वाला होता है। वन्य जीवों को घायल या जहर दे सकता है प्लास्टिक का मलबा। तैरता हुआ प्लास्टिक कचरा जो पानी में हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। ठीक है, और आक्रामक प्रजातियों के लिए मिनी परिवहन जो होता है ना, इसका काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, काफी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसी में आपको एक अथवा देखने को मिल जाएगा कि अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं आप। कि क्वेश्चन है कि शहरी कचरे का निपटान जो होता है ना, यानी निपटारण कह लीजिए, स्थानीय अधिकारियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। विश्लेषण करें उपयुक्त उदाहरणों के साथ। यानी कि जो हमारा डिस्पोजल ऑफ अर्बन वेस्ट है ना has become a serious concern for the local authorities. Analyze the statement with suitable examples. ठीक है, तो देखिए किस तरह से कचरा दिक्कत समस्या पैदा करता है। देखिए शहरी क्षेत्र में भीड़ भाड़ और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे की समस्या के परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारी शहरी कचरा जमा हो जाता है। शहरी कचरे के दो स्रोत है, घरेलू स्रोत या औद्योगिक या वाणिज्यिक स्रोत, यानी घर से या फिर उद्योग से निकलता है बच्चों। तो जो शहरी कचरा है या तो वो घर से निकलेगा शहरों के अंदर, या तो वो उद्योगों से निकलेगा। बड़े शहरों में शहरी कचरा को निपटान कैसे किया जाए, निपटान मतलब उसको पूरी तरह से खत्म कैसे किया जाए, उसका कुप्रबंध एक गंभीर समस्या है। यानी कि पूरी तरह से उसका प्रबंधन नहीं किया जाता है। आज के टाइम पे भी आप दिल्ली जैसे जो कि देश की राजधानी है, ऐसे शहरों में भी देखेंगे तो जो शहरी कचरा है ना वो यूं ही फेंका हुआ रहता है। ठीक है बच्चों,
उसी प्रकार से देखिए और कुछ बातें बता रखा है कि जैसे महानगरों में प्रतिदिन कई टन कूड़ा जो है निकलता है और जला दिया जाता है। कचरे से निकलने वाला जो धुआं होता है हवा को प्रदूषित कर देता है। मानव मल के सुरक्षित निपटान के लिए सीवर लाइन जो होता है या अन्य साधनों की कमी देखने को मिलती है या अपर्याप्तता देखने को मिलती है, पर्याप्त रूप से नहीं है। ठीक है। उसके साथ-साथ बताया गया है कि कचरा संग्रहण स्रोत जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं, यानी कि कचरा जब एक जगह मतलब अच्छे तरीके से जमा नहीं होता है और कहीं पर ऐसे ही फेंक दिया जाता है तो इससे जल प्रदूषण कहीं न कहीं बढ़ता है और नगरीय केंद्रों और उनके आस-पास औद्योगिक इकाइयों का संकेंद्रण जो है वो पर्यावरणीय समस्या की एक श्रृंखला को जन्म देता है, यानी कि पर्यावरण को कहीं न कहीं ये बहुत प्रदूषित कर रहे हैं और पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएँ हैं उनको ये जन्म देते हैं। औद्योगिक कचरे को यानी कि जो उद्योग से निकले हुआ फैक्ट्री से निकला हुआ कचरा है ना उनको नदियों में फेंकना जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। आप देखते होंगे कि दिल्ली की ऐसी नदियां, यमुना नदी में झाग निकल रहा है, तो ये किस कारण निकल रहा है? औद्योगिक कचरे के कारण ही तो निकल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जल का प्रदूषण देखने को मिलता है, जल गंदा होता है, हमारा पानी गंदा होता है। ठीक है, शहरों में निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति दोनों में ठोस अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि जारी रहती है। ठोस कचरे का यह अनुचित निपटान कृतंकों और मक्खियों को आकर्षित करता है, यानी कि जो रोग फैलाते हैं। कचरा ज्यादा रहेगा कहीं पर तो रोग जाहिर सी बात है फैलेगा ही। थर्मल प्लांट हवा में बहुत अधिक धुआं और राख छोड़ते हैं। जो थर्मल प्लांट होते हैं ना वो हवा में बहुत ज्यादा राख छोड़ते हैं और धुआं छोड़ते हैं। उदाहरण बता रखा है कि 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए एक जो संयंत्र होता है वो कह सकते हैं 2000 टन राख छोड़ता है। सोचिए कितना ज्यादा, जिसे प्रबंधित करना मुश्किल है, यानी कि इसको एक तरह से फिक्स नहीं किया जा सकता क्योंकि भाई बिजली की खपत भी तो बहुत है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप बना के भी लिख सकते हैं क्योंकि वो उतना हार्ड नहीं है। उसके बाद अगला है 9वां क्वेश्चन कि कमान क्षेत्र में सतत विकास प्राप्त करने के लिए उपायों पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। पारिस्थितिक स्थिरता प्राप्त करना, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित उपायों पर प्रकाश डालिए। इंदिरा गांधी राजस्थान नहर जो कमांड क्षेत्र है उसके एरिया के संबंध में। तो इंग्लिश में भी आप पढ़ना चाहें तो इस तरह से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन काफी आता है। तो उत्तर इस तरह से आप लिखेंगे कि पहली आवश्यकता ये है कि जल प्रबंधन नीति का कड़ाई से कार्यान्वयन किया जाए, यानी कि पालन किया जाए। ठीक है, नहर परियोजना में जो फर्स्ट फेज होता है, पहला चरण होता है, उसमें सुरक्षात्मक सिंचाई और जो दूसरा फेज होता है उसमें फसलों की व्यापक सिंचाई और चारागाह का विकास जो है उसकी परिकल्पना की जानी चाहिए। सामान्य तौर पर फसल पैटर्न में जल गहन फसलें शामिल नहीं होगी। इसका पालन किया जाए और लोगों को खट्टे फल जैसे कि वृक्षारोपण फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ बता रहा है राजस्थान का जो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है उसके बारे में बातें बता रखा है। तो यहाँ पर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए। मैं एक दो और बता देता हूँ, जैसे कि जल जल जमाव और मिट्टी की लवणता से प्रभावित क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, वनीकरण, आश्रय पट्टी, वृक्षारोपण और चारागाह विकास के माध्यम से पर्यावरण विकास विशेष रूप से जो है सो कि सेकंड चरण जो है ना वो नाजुक वातावरण में आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ बातें बता रखी है, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। केवल कृषि और पशुपालन के विकास के माध्यम से क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता प्राप्त नहीं की जा सकती है। कृषि और संबंध गतिविधियां जो है उसके संबंधित जो गतिविधियां उनको अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ विकसित करना होगा, यानी कि कृषि और पशुपालन के अलावा और भी जो क्षेत्र हैं सबको मिलाकर के चलना होगा और इससे आर्थिक आधार का विविधीकरण होगा। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ यहाँ बता रखा है कि कार्यात्मक संबंधों की स्थापना होगी और बुनियादी गांव जो है कृषि सेवा केंद्र और बाजार केंद्र के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ बातें हैं जो कि इस क्वेश्चन से संबंधित आपको ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको लिख देना है बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ई के अंदर, जो कि आपका खंड ई भी इसको आप हिंदी में कह सकते हैं। इसके अंदर आपसे मानचित्र आधारित प्रश्न यानी मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित जो चीजें उनको दर्शानी है। कोई 5 आपको करना है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 अगर आप सही कर लेते हैं तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको सबके उत्तर बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है ए, 10वें का ए में पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ की लौह अयस्क खदानें जो है वो कहां पर है। आयरन जो आपका माइंस है
छत्तीसगढ़ का, वो कहाँ पे है, तो बेलाडीला में है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे चले तो अगला क्वेश्चन है 10वें का बी है कि उत्तर प्रदेश में स्थित तेल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, तो वो मथुरा के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, अगला है आपका सी में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खदान कहाँ पे है, द लार्जेस्ट लिग्नाइट कोल माइंस कहाँ है, तो वो नेवेली में है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। उसके बाद अगला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण कह रहा हूँ, सबसे पूर्वी टनल कहाँ पे है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का, तो वो है सिलचर के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा सबसे दक्षिणी महासागरीय शहर कौन सा है, तो वो चेन्नई है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि राजस्थान की सबसे पुरानी तांबे की खदान कौन सी है, तो वो खेतरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन देख लिए। अब इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की लौह अयस्क खदान, तो इसका आंसर आप मैप में देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है ना, ये रहा, आई होप कि आपको दिख रहा हो। ये देखिए यहाँ पर बेलाडीला। ठीक है, ये हो गया आपका पहले का आंसर। उसके बाद अगला है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, यानी कि बी में देखिए क्या पूछा है आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में स्थित तेल रिफाइनरी, तो तेल रिफाइनरी कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर मैंने मथुरा आपको लोकेट करवाया, तो ये रहा आपका मथुरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर साइड में। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला हमारा क्या पूछ रहा है, सी में अब आ रहा है कि सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खदान कहाँ पर है, तो यहाँ पर है आपका नेवेली में। अब नेवेली कहाँ पे है, नेवेली अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर साइड में ये रहा नेवेली। ठीक है, ये हो गया नेवेली। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला देखिए क्या पूछा है हमसे कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का सबसे पूर्वी टनल कौन सा है, तो वो सिलचर है। अब सिलचर कहाँ पे है भाई, तो सिलचर मैं आपको दिखा देता हूँ। सिलचर देखिए ये इस साइड में सिलचर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको मैप भरना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा सबसे दक्षिणी महानगरीय शहर कौन सा है, तो चेन्नई है हमारा। अब चेन्नई कहाँ पे है बच्चों, तो चेन्नई आप देख लीजिए कहाँ पे है, चेन्नई नीचे साइड में ये रहा हमारा चेन्नई। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, अगला देखिए, अगला है हमारा राजस्थान की सबसे पुरानी तांबे की खदान कौन सी है, तो वो खेतरी है। अब खेतरी कहाँ पर है, राजस्थान में है, राजस्थान में यहाँ पर है खेतरी, ये देखिए लोकेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा खेतरी है। तो इस तरह से जो हमारा जियो का पेपर है, पेपर नंबर 2 जो था हमारा जियोग्राफी का, प्रैक्टिस पेपर 2 या सैंपल पेपर 2, ये समाप्त होता है बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि ये जो पेपर का मैंने आपको वीडियो दिया, प्रैक्टिस पेपर 2 दे दिया मैंने आपको, ये जो भूगोल का था। ठीक है, तो ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, जितना ज्यादा लाइक होता है हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को जो है सो कि सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का इस तरह से आइकन देखने को मिलेगा, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, तो उस बेल के आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस करने के बाद क्या करना है, आपको ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो हमारी जितनी भी वीडियोस आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करेगा, जिससे कि आप रेगुलर अपडेटेड रहेंगे और अपने जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो और भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बस बच्चों, यही था आज के वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।